बाकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं ग्रुप डी का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो कह रहा है नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालते हैं अगर तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसी को विक्षेपण कहते हैं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए में है श्वेत प्रकाश में केवल एक ही रंग होता है, नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करता है। तो हाँ, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल होता है जो भिन्न भिन्न चालों से गमन करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है कांच में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, जिससे प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब, तो किसको कोई विलयन है उसको अस्थायी कब कहेंगे? जब उसमें जो मिला हुआ विलायक और विलय मिला हुआ हो अलग अलग ना हो तो कहेंगे अस्थायी विलयन है। तो ऑप्शन ए में कहता है अति सूक्ष्म रहने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। अगर नीचे बैठ जाएगा तो ये विषमांगी हो जाएगा, विलयन विषमांगी हो जाएगा। ये विलयन की अस्थायी गुण नहीं होगा, ये अस्थायी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है। अति सूक्ष्म रहने पर विलय के कण विलयन की सतह पर तैरते हैं, नहीं, तैरते नहीं हैं। अति सूक्ष्म रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। हाँ, तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं बल्कि उसमें मिक्स ही रहते। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है एक विलयन को जब अस्थायी कहा जाता है जब उसे कुछ समय के लिए छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। यह विलयन के कणों के बहुत छोटे आकार और उनके समान वितरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो कौन सा अभिक्रिया है जो उदासीनीकरण को निर्दिष्ट करता है? तो उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल है जो क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो ये किस में है? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें भी वही लिखा हुआ है जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है। तो अम्ल और क्षार का भी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण जल। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन मनुष्य में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या होता है? तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वह कौन स्थान पे पाया जाता है? तो ऑप्शन है उदर में और मेरुदंड के दोनों ओर। हाँ, उदर में पाया जाता है और मेरुदंड के दोनों ओर पाया जाता है। तो 2 किडनी में होता है तो दोनों ओर पाया जाता है। किसके दोनों ओर? तो मेरुदंड के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन है मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं जो उदर के क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है? रक्त से अपशिष्ट को छानना है और मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? कहा जीवों की आबादी है, आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण होता है? विविधता इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह अपना जनसंख्या को कायम रख सके। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीव समान हो, नहीं, सुनिश्चित नहीं करता है कि सभी जीव समान हो। यह बदलती पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। हाँ, तो ऑप्शन बी सही होगा। यह क्या करता है? विविधता करता है कि वह अगर पर्यावरण मौसम बदलता है तो उस परिस्थिति में भी जीवित रहने की संभावना बढ़ा देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें इसका सॉल्यूशन विविधता प्रजातियों में अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बदलती पर्यावरण परिस्थितियां जैसे तापमान में, बादल या बीमारी में विविधता के कारण आबादी में कुछ सदस्य जीवित रह पाते हैं, जिससे पूरी प्रजाति लुप्त होने की से बच जाती है। तो वही विविधता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर की गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोटर के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिए, मोटर के लिए किया जाता है। और गति की दिशा निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कौन सी उंगली होता है जो बल की गति की दिशा को निर्दिष्ट करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त में 3 उंगली का उपयोग करते हैं, एक अंगूठा, एक तर्जनी और एक मध्यमा। तो अंगूठा बताता है बल और गति की दिशा को बताता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अंगूठा। और तर्जनी बताता है क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और मध्यमा किसको बताता है? तो धारा की दिशा को बताता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल या गति की दिशा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 20 ओमेगा प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचलित होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं। H बराबर क्या होता है? तो H बराबर हम जानते हैं I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ से हमको गिवन डाटा दिया है, R बराबर दिया है कितना 20 ओमेगा और V बराबर दिया है 220 वोल्ट और टाइम बराबर दिया है 10 मिनट में दिया है। तो यहाँ पे H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो I बराबर ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। I बराबर क्या निकाल सकते हैं? V स्क्वायर बटा R और गुने R है और गुने T है। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, R से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला आ जाएगा H बराबर V स्क्वायर बटा R गुने T। इस पर रख देंगे तो V स्क्वायर, V का मान है 220 का स्क्वायर कर देंगे और बटा 20, R कितना है 20 और गुना T कितना है 10 गुने 60 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.45 गुने 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है वैद्युत अपघटनी परिसंकरण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? इसके पिछले क्लास में ही बताए थे। एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? एनोड को एक अशुद्ध धातु का उपयोग किया जाता है और कैथोड में शुद्ध धातु का। तो एनोड में के रूप में पूछ रहा था, एनोड के रूप में अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु एक मोटी पट्टी को एनोड बनाया जाता है
और शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर कैथोड पर जमा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? तो अब इधर दिया हुआ है, ए में दिया है जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। तो देखते हैं जल यानी H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको काटेंगे तो 1:1:8 आ जाएगा, तो ये सही है। और बोल रहा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात हमेशा द्रव्यमान 3:8 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो CO2 में देखेंगे तो CO2 में कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 होता है। 16 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 8 32, 3:8, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं, 1 और 2 सही है। तीसरा देखते हैं अमोनिया में। तो अमोनिया NH3, अमोनिया में देखते हैं तो कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार इतना अनुपात में विद्यमान होता है। तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 3 करेंगे तो 3, तो ये भी सही है। तो A B C तीनों सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें उसको ही बनाकर बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन में है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतःद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देता है। तो कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रफ क्यों दिखाई देता है? तो रफ दिखाई देता है किसके कारण? तो राइबोसोम के कारण, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ में राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ में केवल स्मूथ में वसा होता है और रफ में राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे रफ वाला पूछ रहा था, तो रफ में राइबोसोम होगा और स्मूथ रहेगा तो उसमें वसा होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे वही है, RER की सतह पर राइबोसोम चिपक जाते हैं जिससे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरा दिखते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में है 11 नंबर, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है। तो कहा है कोई भी हाइड्रोकार्बन पहले कौन होगा? जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन है, इसको हम वायु की अधिकता में, वायु की प्रचुर मात्रा में अगर जलाएंगे तो अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो अंतिम उत्पाद इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी, जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन और वायु की प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है तो वह पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक मृद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि का तरंग की क्या विशेषता होता है? तो मंद ध्वनि और तेज ध्वनि किसके कारण होता है? तो आयाम के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयाम के कारण होता है। और मोटा और पतला ध्वनि किसके कारण होता है? तो आवृत्ति के कारण होता है। किसके कारण? आवृत्ति के कारण। तो यहाँ कह रहा है
मृद ध्वनि माने मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि। तो तेज ध्वनि कैसे होगा? तो जिसका अधिक आयाम होगा उसका ध्वनि क्या होगा? तेज होगा। तो अधिक अधिक ध्वनि यानी तेज ध्वनि तरंग है, तो यह क्या दर्शाता है? तो अधिक आयाम दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या में वही है, एक तेज ध्वनि की विशेषता उसका अधिक आयाम हायर एम्पलीट्यूड होता है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। 13 नंबर क्वेश्चन में है 13 नंबर में क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होता है? तो हम लोग देखते हैं जब बस में ट्रैवल करते हैं तो बस अचानक ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किसके कारण होता है? तो विराम जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि बस गति में था, एकाएक रुक गया, तो उसमें हम लोग बैठे थे तो हम लोग भी गति में थे। तो बस अचानक रुक गया, हमारा शरीर नहीं रुका तो आगे की ओर झुक जाता है। तो यह किसके कारण होता है? विराम जड़त्व के कारण। तो यह कौन सा न्यूटन के कौन सा नियम होता है? तो न्यूटन गति का पहला नियम इसको बताता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। यह उदाहरण ही न्यूटन के पहला नियम का होता है, पढ़े होंगे तो याद होगा। जब बस अचानक रुकती है तो व्यक्ति का निचला शरीर बस के साथ रुक जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गति अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो इसमें बोल रहा है कौन सा है जो नर जनन तंत्र का हिस्सा है? तो डिंब वाहिनी नली मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, गर्भाशय भी मादा का है, योनि भी मादा का है, और प्रोस्टेट ग्लैंड यह पुरुष का है, यानी नर मानव जनन तंत्र है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें पुरुष में वही है, पुरुष ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड नर जनन तंत्र का हिस्सा है, डिंब वाहिनी गर्भाशय योनि मादा जनन तंत्र की अंग है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? तो वह कह रहा है एक ही भूमि पर कोई एक ही खेत में निश्चित पैटर्न में, मान लिया एक कतार में अगर उगाएंगे तो दो या दो से अधिक फसल हमको उगाना है। तो दो से अधिक फसल को उगाना है तो कैसे उगाएंगे? एक में मक्का लगाएं, एक ज्वार लगाएं, मक्का ज्वार। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंतर सेयन कहते हैं, इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे है एक ही खेत में निश्चित पैटर्न जैसे कतारों में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की विधि को अंतर सेयन कहा जाता है। इससे संसाधनों को बेहतर उपयोग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, परिकिरण के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को डैश कहा जाता है। तो परिकिरण के कारण जो स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले पर प्राप्त 7 रंग होता है उस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर 7 रंगों जैसे बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है तो पर्दे पर प्राप्त इन रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो कह रहा है कौन सा कथन है इसमें जो सूत्र इकाई यानी परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करता है? तो कहता है एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं,
किसी आणविक यौगिक सूत्र की इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। तो बात सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी किसी आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में है 18 नंबर क्वेश्चन में है जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है किसी पेड़ का वेग बढ़कर 2 गुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं mv²/2 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है वेग को दुगुना करेंगे, तो वेग को दुगुना करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एम वी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 4mv²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो मूल मान का 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें वही 19 नंबर क्वेश्चन में है किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है द्रव्यमान और भार के लिए कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है द्रव्यमान और भार दोनों अस्थिर होते हैं, नहीं, दोनों अस्थिर नहीं होता। द्रव्यमान होता है जो अस्थिर होता है और भार परिवर्तनीय होता है। तो द्रव्यमान अस्थिर है और भार परिवर्तनीय है। हाँ सही है, बॉल आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं पे ले जाइए स्थिर रहेगा और भार है जो समय समय पर बदलते रहता है। जैसे पृथ्वी पर कुछ होगा, चंद्रमा पर कुछ होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही इसमें लिखा हुआ है द्रव्यमान किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा है जो हर जगह स्थिर रहती है। भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है और गुरुत्वीय आकर्षण के बदलने पर परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं। तो कह रहा है न्यूक्लियॉन में कौन कौन सा परमाणु पाए जाते हैं उसको बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन बनता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कृषि भूमि में निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है। तो कह रहा कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा। तो किसान किसको हटाएगा, सूर्यमुखी को नहीं, सूर्यमुखी को उगाने के लिए ही लगाता है तो सूर्यमुखी को नहीं खवाड़ेगा, गेहूं को भी नहीं खवाड़ेगा। पार्थेनियम क्या होता है, एक गाजर घास होता है, तो पार्थेनियम घास के बराबर होता है, तो इससे खवाड़ेंगे तो लाभदायक होगा फसल के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका व्याख्या है पार्थेनियम जिसे गाजर घास भी कहते हैं एक हानिकारक खरपतवार है। यह मुख्य फसल के पोषक तत्वों को सोख लेती है और मनुष्यों में एलर्जी और फसलों के पैदावार को कमी के कारण बनती है। सूरजमुखी, गेहूं और सोयाबीन मुख्य फसलें हैं, खरपतवार नहीं है, इसलिए किसको उखाड़ेंगे तो पार्थेनियम को। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल कौन है। तो कह रहा है एक तैराक है जो पानी को पीछे धकेल रहा। तो हम लोग तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो पानी हम लोग को कहाँ धकेलता है, आगे की ओर धकेलता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, हवा तैराक को आगे की ओर ढकेलता है, हवा से कोई कनेक्शन नहीं है। पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है, हाँ पानी तैराक को कहाँ ढकेलेगा, आगे की ओर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब तैराक पानी को पीछे की तरफ बल लगाता है तो पानी
तैराक उतना ही बल आगे की तरफ लगाता है जिससे तैराक आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की संरचनात्मक गठबंधन संगठन का एक भाग नहीं है। तो कह रहा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। कोशिका का एक भाग सिंपल कौन नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भाग है। कोशिका द्रव ये भी कोशिका का भाग है। हृदय हृदय कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका भित्ति कोशिका का एक भाग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली कोशिका के अंग या हिस्से हैं, जबकि हृदय एक पूरा अंग ऑर्गन है जो कई ऊतकों और लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ऑप्शन सी इसका सही था। क्या होगा? हृदय। 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है। तो कह रहा है इसमें कौन सा पादप है जो नए पादपों को जन्म दे सकता है। तो जड़ को मेनली हमको जड़ को पहचाना है। तो चना एक जड़ नहीं है, शकरकंद एक जड़ है। तो हाँ, शकरकंद की जड़ को रोप देंगे तो अगला एक शकरकंद भी बन सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आलू आलू क्या है? तना है। आलू जड़ नहीं है। मक्का भी नहीं होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। शकरकंद स्वीट पोटैटो में जड़ द्वारा वनस्पतिक प्रजनन होता है। इसको भी याद रखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है? शकरकंद में होता है। स्वीट पोटैटो में होता है वनस्पतिक प्रजनन। आलू एक रूपांतरित तना है, जड़ नहीं है। बोले थे आलू क्या है? तना है। अच्छा, जड़ और तना को पहचानेंगे कैसे? जड़ होगा जो एक नुकीला की तरह होगा, नुकीला की तरह, जैसे मूली, शकरकंद, गाजर, ये सब क्या है? जड़ है। तना कौन होगा? आलू हो जाएगा तना। अदरक तना हो जाएगा। हल्दी तना हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया है C2H6 और O2, यहाँ पे डैश CO2 और H2O। तो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल का मेथड को यूज कर लेंगे और ऑप्शन ए को, फिर बी को, फिर सी को रखेंगे। जैसे हम ऑप्शन ए को रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे। तो देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इस साइड भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गया, तो ये सही है। हाइड्रोजन हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, तो इस साइड हाइड्रोजन 6 दूना 12 हो गया, सही है। ऑक्सीजन 14 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 दूना 8 हो गया और यहाँ 6 ऑक्सीजन, 8 6 14 हो गया। तो हीट एंड ट्रायल से देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सेटिस्फाइड हो रहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।